हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एक बार सभी दोस्त बताएंगे। बहुत बढ़िया। निशा प्रजापति, शिवम यादव, समीम अंसारी, ममता रानी, सत्यम वाजपेयी, नितेश तिवारी, सर्वजीत, अंकिता चौधरी, ब्रजभूषण, बहुत अच्छे, जितेंद्र, सौरभ पाल, एस के शर्मा, टिंकू झा, लवकुश, शालिनी चौधरी, विपिन यादव, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब दोस्त? एकदम बढ़िया हो, पढ़ाई बढ़िया चल रही है। तो शुरुआत करते हैं बेटा अपने प्रैक्टिस सेट से। तो एक बार सभी दोस्त शुरुआत में ही क्लास को अगर मन करे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, बाकी आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, शुरुआत करते हैं बेटा अपने क्वेश्चन से। तो अगर मैं कल के क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन जो था हम लोगों का होमवर्क का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जो था बेटा हम लोगों का होमवर्क का क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने एक संख्या लिख ली, उसने एक संख्या हम लोगों को दी हुई है भाई साहब। संख्या दी हुई है 55 P 1067 और यहां पे क्या दिया हुआ है दोस्त, Q9 दिया हुआ है। और हम लोगों से पूछा है कि संख्या जो है वो 99 से पूरी तरह विभाजित होती है। तो 99 का विभाजिता का नियम क्या कहता है दोस्त? 99 का विभाजिता का नियम कहता है कि संख्या को 9 और 11 दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा। संख्या को 9 और 11 दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा, तब ये संख्या जो है वो 99 से विभाजित हो जाएगी। तो उसने PQ का मान आप लोगों से पूछा है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है भाई? 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है सभी अंकों को एक बार जोड़ लो और वो अंक जो है वो 9 से कटने चाहिए। तो आपने देखा 5 और 5 10 और 1 11 और 6 17, 17 और 7 24, 24 और 9 33 हो जाएगा। यानी कि 33 प्लस P प्लस Q जो है ये 9 से कटना चाहिए। तो एक तो मान हम लोगों को हो सकता है P प्लस Q जो है वो 3 हो सकता है, क्योंकि 33 और 3 36 होता है, 9 से कट जाएगा। एक हम लोगों का P प्लस Q का मान क्या होता है, 36 से अगली संख्या 45 होती है। 45 बनाने के लिए P प्लस Q का मान जो है वो 12 होना चाहिए। इससे आगे मेरे दोस्त अगर आप कहोगे जी 54 बिट तो कटता है, तो 54 बनाने के लिए दोस्त मुझे इन दोनों का मान 21 रखना होगा और 21 इन दोनों का मान जो है वो जोड़ के आ नहीं सकता, क्योंकि सिंगल डिजिट, दो सिंगल डिजिट को जोड़ के मैक्सिमम 9 और 9 18 मान आ सकता है। तो 21 तो आ नहीं सकता। इसका मतलब इन दोनों का योग जो है वो केवल और केवल बेटा ये हो सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, उन दोनों ने इन इसका मल्टीप्लीकेशन पूछा है आप लोगों से, तो ऐसी दो संख्या बता दो, ऐसी दो संख्या जिनको जोड़ के 3 आ जाए। तो ऐसी दो संख्या तो भाई या तो 2 और 1 रहेंगी या 3 और 0 रहेंगी। ऐसी दो संख्या तो यही बैठ सकती हैं। तो मेरे दोस्त इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन या तो 2 आएगा या 0 आएगा, कोई सा भी ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ये वाला फंडा तो लगना नहीं है, ये वाला फंडा तो मेरे दोस्त लगना नहीं है। आंसर जो आएगा वो इससे आएगा, आएगा या नहीं? अब एक बात आप मुझे ये बताओ, P और Q को जोड़ के 12 आना चाहिए। तो हमारा 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 11 का डिविजिबिलिटी रूल और आप मुझे बता दो। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है एक एक छोड़ के जोड़ लो। एक एक छोड़ के जब आपने जोड़ा तो 5 और 7 12, 12 और 9 21 प्लस P आ गया। क्या आ जाएगा बेटा? 21 प्लस P आ जाएगा। और उसमें से क्या घटाना है? जो आप छोड़ के गए हो। 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 प्लस Q को आप लोगों को घटाना है। 12 प्लस Q को आप लोगों को घटाना है, यही तो मान आप लोगों को घटाना है। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि 21 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। 9 प्लस P माइनस Q हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आना चाहिए? या तो ये 11 आना चाहिए या फिर ये 22 आना चाहिए, क्योंकि 0 तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो P माइनस Q का मान जो है वो 2 आ जाए। अगर P माइनस Q का मान 2 आ गया तो 9 और 2 11, ये डिवाइड हो जाएगा। अगर P माइनस Q का मान जो है वो बच्चे 2 आ गया यहां से, तो आप क्या वैल्यू निकाल सकते हैं P और Q की? दोनों इक्वेशन को जोड़ा,
तो P और P 2P हो गया, 12 और 2 14 हो गया। यानी P का मान कितना आएगा मेरे दोस्त, 7 आ जाएगा। और P का मान 7 है तो दोनों का मान 12 है, तो Q का मान कितना आएगा, 5 आ जाएगा। यही तो आएगा, आएगा या नहीं? इसको मुझे बताओ, क्या ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई? क्या हो गया क्वेश्चन बच्चे? P का मान 7 है और Q का मान जो है वो 5 है। दोनों का मल्टीप्लीकेशन पूछा है तो आंसर जो है वो 35 है। आंसर जो है वो कितना है, तो आप कहेंगे 35 है। ठीक है, हाँ, मेरी बात आप लोगों के समझ में आई? दोबारा से समझना, बड़ा ही घातक किस्म का क्वेश्चन है। और ऐसे घातक किस्म के क्वेश्चन जो हैं एग्जाम के प्रेशर की वजह से क्वेश्चन होल में मामले को गड़बड़ा देते हैं। तो एक बार फिर से समझिएगा और ऐसे क्वेश्चन पे बच्चा दबा के प्रैक्टिस करिएगा। सुनना थोड़ा ध्यान से। टाइम टेकिंग कुछ भी नहीं है, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अगर आप खुद से करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, तो टाइम टेकिंग कुछ भी नहीं। और ऐसे क्वेश्चन लाजवाब पूछे गए हैं। सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। एक संख्या दी हुई है, 99 से विभाजित होती है। 99 का डिविजिबिलिटी रूल 9 और 11, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है सभी अंकों को जोड़ लो और जोड़ने के बाद वो 9 से कटना चाहिए अंक जो है। तो सभी अंकों को जोड़ के इतना आया। या तो P प्लस Q की वैल्यू 3 होगी जब 33 और 3 36 होगा, 9 से डिवाइड होगा। या P प्लस Q की वैल्यू जो है वो 12 होगी जब 33 और 12 45 होगा, तब 9 से डिवाइड होगा। 3 जो है वो P प्लस Q की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों का मल्टीपल ऐसी दो वैल्यू जिनको जोड़ के 3 आ जाए और उनका मल्टीपल इनमें से कोई दे नहीं रखा, तो P प्लस Q की वैल्यू 3 तो हम नहीं लेंगे। ठीक है, हमने इस पे चेक किया। अब हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। एक एक अंक छोड़ के हम लोगों ने जोड़ा तो ये आया, जिनको छोड़ा था उनको जोड़ा तो ये आया। इन दोनों का अंतर जो है वो दोस्त ये आया। तो ये जो होना चाहिए ये 11 होना चाहिए। 0 तो बन नहीं सकता, क्योंकि 9 में कुछ जुड़ेगा तो 0 तो बनेगा नहीं, इसलिए 11 ही बनाएंगे। 11 बनने के लिए आपको इसकी वैल्यू को 2 रखना होगा। बस हो गया क्वेश्चन। P प्लस Q की वैल्यू 12 है, P माइनस Q की वैल्यू 2 है, दोनों को जोड़ा तो 2P की वैल्यू 14 आएगी, P की वैल्यू 7 आ जाएगी और Q की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे दोस्त PQ जो आएगा वो 35 निकल के आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, ऑप्शन से सेटिस्फाई करवा लिया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये सीपीओ 2022 का क्वेश्चन है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 16, 24, 72 और 84 से विभाजित करने पर शेषफल 15 बचता हो। यानी कि जब मैं इनसे विभाजित करूंगा तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो विभाजित होने के बाद शेषफल जो है वो 15 देगा। तो मेरे दोस्त पहले उस शेषफल को ही खत्म कर लो। अगर मैं सारे ऑप्शन में से 15 घटा लूं, अगर मैं सारे ऑप्शन में से 15 घटा लूं, तो क्या वो ऑप्शन पूरा पूरा इनसे विभाजित हो रहा होगा? तो 81 में से 15 जाएगा तो मेरे दोस्त कितना बचेगा? तो आप लोग कहेंगे ये 66 बचेगा। यहां देखेंगे 15 में से 15 जाएगा तो ये 00 बचेगा। यहां 63 में से 15 जाएगा तो मेरे दोस्त कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 48 बचेगा। 51 में से 15 जाएगा तो मेरे दोस्त कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 36 बचेगा। अगर ये 15 शेषफल मिल रहा था तो मैंने उस शेषफल को ही हटा दिया, तो क्या ये ऑप्शन जो है इन सब से पूरा का पूरा डिवाइड हो रहे होंगे? ऐसा ऑप्शन देख लो मेरे साथी, ऐसा ऑप्शन देख लो जो इन चारों से पूरा का पूरा डिवाइड होता हो। तो 16 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि वो 8 से डिवाइड होगा ही होगा अगर कोई 16 से डिवाइड होता है। तो मेरे दोस्त ध्यान से सुनिए, क्या ये 8 से डिवाइड होगा? 8 का डिविजिबिलिटी रूल बाद के 3 अंक देख लो। 8 एकम 8, 1 बचेगा, 8 दूनी 16, 8 से डिवाइड नहीं होगा। 8 एकम 8, 1 बचेगा, 8 एकम 8, 2 बचेगा, 20, 8 से डिवाइड नहीं होगा। 8 एकम 8, 1 बचेगा, 8 एकम 8, 6 बचेगा, 68, 8 से डिवाइड नहीं होगा। 8 एकम 8, 1 बचेगा, 8 एकम 8, 5 बचेगा, 8 सत्ते 56 जो है ये डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। उसने कहा है इनसे डिवाइड होने के बाद 15 से इस पल बचना चाहिए, तो बेटा जो वो 15 फालतू का बच रहा है उसको हटा दो। अगर वो ना बचे तो क्या वो ऑप्शन पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा? तो ऐसा ऑप्शन देख लो जो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा हो। तो मेरे दोस्त ऐसा ही ऑप्शन ये है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3 सीपीओ 2022 का क्वेश्चन है। फटाफट आराम से देखिए बेटा, ये एसएससी जीडी में भी पूछा गया है। ये जो 2023 में एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा एक बात बताओ, कभी एक्सपेक्टेशन खत्म होती है क्या? आज आपकी आपके माता पिता से कुछ और एक्सपेक्टेशन होंगी, वो उनको पूरा कर देंगे तो और एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगी। एक्सपेक्टेशन बेटा वो चीज होती है जो किसी की किसी से कभी खत्म नहीं होती। हो सकता है आपकी मुझसे कोई और एक्सपेक्टेशन हो, तो बेटा एक्सपेक्टेशन तो कभी भी खत्म नहीं होते हैं। अभी मैंने एक मैसेज पढ़ा, सर 20 क्वेश्चन लाया करो। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है 20 क्वेश्चन लाने में, मैं 20 भी ले आऊंगा, लेकिन जब मैं 20 लाऊंगा तो उस बच्चे की एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, सर 25 क्वेश्चन लाया करो, 25 सही रहेगा। लेकिन जिस दिन मैं 20 क्वेश्चन ले आया तो वो जो एक और बच्चा निकलेगा, एक और बच्चा आपके बीच में से होगा, वो कहेगा जी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में तो 15 क्वेश्चन आते हैं, आप 20 क्यों ला रहे हो? आप तो पागल बना रहे हो, आपको तो पता ही नहीं है कि 20 से 15 क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा बहुत सारे बच्चे हैं, लाइव की संख्या 1737 प्रेजेंट में है, तो इसमें हर तरीके का बच्चा मौजूद है। तो जो एक्चुअल पेपर आता है मैं उसको करा रहा हूं, है ना। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है इन फालतू चीजों पर ध्यान न दें। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके बेचता है जो 25% कम तोलता है। भाई साहब तराजू भी ऐसी है जो 25% कम तोल रही है। यानी भाई साहब मैं लेने गया 1000 ग्राम चीनी और उसने पहले ही 25% कम तोल रही है। 1000 का 25% 250 होता है, क्या 750 ग्राम चीनी तोल रही है? क्या 750 ग्राम चीनी तोल रही है? मुझे नहीं पता है कि वो 750 ग्राम चीनी तोल रही है, केवल दुकानदार को पता है कि मेरी तराजू जो है वो 1000 ग्राम की जगह 750 ग्राम वजन देगी। ठीक है, अब सुनना थोड़ा ध्यान से। उसने कहा है फिर वह अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है। 1000 की वस्तु पर 15% अधिक अंकित करेगा तो 15% 150 होगा, क्या 1150 रुपए रेट डाल देगा। फिर वह 10% की छूट भी देता है, यानी 1150 की वस्तु पर 10% की छूट देगा, तो क्या इस वस्तु को 90% का बेचेगा? तो मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, ये 750 वाली चीज वो कितने में बेच रहा है? 9 पंजे 45 को 5 हासिल 4, 9 एकम 9 और 4 13 को 3 हासिल 1, 9 एकम 9 और 1 10 हो जाएगा। क्या वो मेरे दोस्त 750 ग्राम की वस्तु को 1035 रुपए की बेच रहा है? तो उसने कहा है 1 किलो वस्तुओं पर उसका शुद्ध लाभ ज्ञात कीजिए। तो मेरे दोस्त कितने रुपए कमा रहा है? 5 में से 0 जाएगा 5, 13 में से 5 जाएगा 8, 9 में से 285 रुपए का लाभ कमा रहा है। ये लाभ हुआ किस पर है? तो आप कहोगे 750 पर हुआ है, तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो 0 से 0 कट गई, 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा 15 बार। ठीक है, 5 से काटा 5 पंजे 25 होगा, 5 सत्ते 35 होगा, 5 तिया 15 होगा और 3 से काटोगे 19 बार, तो 19 दूनी 38% का शुद्ध लाभ कमा रहा है। कितना परसेंट का शुद्ध लाभ कमा रहा है बेटा? कितने परसेंट का? 38% का शुद्ध लाभ कमा रहा है। एक बार फिर से समझेंगे, मैं 1000 ग्राम चीनी लेने गया, लेकिन भाई साहब की तराजू 1000 ग्राम की जगह 25% कम वजन तोलती है, यानी मुझे 750 का माल मिलने वाला है। एक्चुअल कीमत जो है उस सामान की 750 रुपए है, लेकिन दुकानदार ने और ड्रामा किया हुआ है, उसने 15% रेट बढ़ा के डाला हुआ है। तो 1000 का 15% निकाला तो 1150 रुपए रेट उस पर डला हुआ है और मुझसे कहा भाई साहब आपको 10% की छूट पर दूंगा, यानी इस कीमत पर 90% पर वो इस सामान को बेच रहा है। उसने कहा भाई साहब 10% की छूट देने के बाद आपको ये वस्तु 1035 रुपए की पड़ेगी। हो गया क्वेश्चन। भाई 750 की चीज को 1035 में बेच दिया।
कितना फायदा कमा लिया 285 का, कितने रुपए पर, 750 रुपए पर, तो 100 पर कितना, आप कहेंगे 38%। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, सीपीओ 2022 में ही पूछा गया है, आंसर आप लोगों की तरफ से चाहिए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, हाँ धक्का मुक्की नहीं करेंगे बिल्कुल। चलिए फटाफट बताओ भाई क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। सर रेशो मर्ज से नहीं हो सकता, हो तो बच्चा दुनिया भर के तरीके से सकता है, लेकिन एक वो तरीका बताया जिससे हर क्वेश्चन बनेगा, हर क्वेश्चन बनेगा। दीपक भाटी सर को लाएं प्लीज, कंफ्यूजन हो रही बेटा, आएंगे वो 8 बजे से उनका यूपी पुलिस का बैच चलेगा, है ना, यूपी पुलिस का जो वो प्रैक्टिस सेट चला कराते हैं वही कराएंगे, तो अभी वेट कर लो 2-4 दिन का, है ना। अभी कंफ्यूज मत हो, ये क्लास करने की आवश्यकता नहीं है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मेरे दोस्त ये क्लास करने की आवश्यकता नहीं है, फिर वेट कर लो 2-4 दिन, 7 दिन, हफ्ता भर, इतना वेट कर लो, ठीक है। कंफ्यूज मत हो, पर वो लेके आएंगे, वो यूपी पुलिस का लेके आएंगे प्रैक्टिस सेट, जो वो पहले से कराते आ रहे हैं वही कराएंगे, उसको मैं नहीं करा रहा हूं, टेंशन ना लो। फटाफट मुझे बताओ कि इसका क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा बेटा, यहां ये डिवाइड लिखा हुआ है, ये डिवाइड लिखा हुआ है, तो सबसे पहले 16 को 8 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यानी इस पूरे को सॉल्व करके 1 आने वाला है। ठीक है, यहां देखेंगे बेटे, ये 16 लिखा हुआ था, ये 16 लिखा हुआ था, एक बार मैं मैच कर लेता हूं दूसरा बोला ना टैब, ये 16 लिखा हुआ है और यहां से गड़बड़ लिखी हुई है, 6 ही लिखा हुआ है, 6 ही है शायद, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, और 6 चौक कितने होते हैं, 24 होते हैं, 24 और 6 कितने हो जाएंगे बेटा, ये 30 आएगा, ये 30 आएगा, और 30 की गुणा 2, और रूट 36 का मान जो होता है वो 6 होता है, 6 पंजे 30, यानी ये जो सॉल्व होके आने वाला है 10 आने वाला है। ठीक है, अब आप देखिए 7 और एक 8 और एक 9 और 10 कितना हो जाएगा, आंसर जो है वो 19 आने वाला है। क्या आने वाला है बेटा, आंसर जो है वो 19 आने वाला है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है, ये रहा बेटा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। सत्यम वाजपेयी बेटा 1/7 में 750 क्यों लिया है, अगर मैं आपसे कहूं कोई वस्तु 5 रुपए की बेच के 7 रुपए में, मैंने 5 रुपए की खरीद के 7 में बेच दी, तो आप कहेंगे 2 रुपए का लाभ हो गया। ये लाभ हुआ किस पर है, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो 100 पर कितना, ऐसे ही तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। एक्चुअल में उस दुकानदार ने सामान कितने का बेचा है, 750 का, और बेचा कितने में है, 1035 में, तो 750 का सामान 1035 में बेचा है, तो 285 का लाभ हुआ है, किस पर, 750 के सामान पर, इससे कोई मतलब नहीं है, तो 100 पर कितना, एक्चुअल में उस दुकानदार को 38% का लाभ हुआ है ना। चलिए फटाफट से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है बेंगलुरु और चेन्नई के बीच चलने वाली 2 ट्रेनें अपने अपने स्थानों से एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं। भाई साहब ये बेंगलुरु है और यहां पर इधर थोड़ी सी दूर जो है वो चेन्नई है। ठीक है, क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना स्टार्ट करती हैं। जो बेंगलोर से ट्रेन चल रही है ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, और जो चेन्नई से ट्रेन चल रही है ये 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ठीक है, उनके मिलने के समय तक एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 180 किलोमीटर की दूरी जो है वो ज्यादा तय कर चुकी होती है, तो बेंगलोर और चेन्नई के बीच की दूरी क्या होगी। मान लो मेरे दोस्त ये जो है वो यहां पर मिल रही है, ये जो है दोनों यहां पर मिल रही है, तो जितने समय में ये वाली ट्रेन यहां से यहां आएगी उतने ही समय में ये वाली ट्रेन जो है वो यहां से यहां आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे साथी, अगर मैं आपसे कहूं समय बराबर है, जब समय बराबर होता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, दूरी बटे समय होता है।
अगर दोनों ट्रेनों के द्वारा लिया गया समय बराबर है तो जो चाल का अनुपात होगा वही इनकी दूरी का अनुपात हो जाएगा। तो अगर मैं इनके चाल का अनुपात निकालूं, रेशो निकालूं, तो इसकी चाल 80 है और इसकी चाल कितनी है, 95 है। तो इनकी दूरी का रेशो भी क्या हो जाएगा बेटा, इनकी दूरी का रेशो भी 16 और 19 ही हो जाएगा। यानी इसने 16 यूनिट दूरी तय की है और इसने 19 यूनिट दूरी तय की है ना। तो अगर मैं पूछूं तेज चलने वाली ने कितनी ज्यादा दूरी तय कर ली है, तो आप कहेंगे इसने 16, इसने 19, 3 यूनिट ज्यादा दूरी तय की है। लेकिन वो कहता है 180 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर रही है। तो 3 की वैल्यू 180 दी हुई है, तो क्या 1 की वैल्यू जो है वो 60 हो जाएगी। 1 की वैल्यू 60 होगी तो उसने टोटल दूरी पूछा है और टोटल दूरी 16 और 19, 35 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 60 तो 35 बराबर कितना हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो 6 × 18 और 3 21 हो जाएगा। बेंगलुरु से चेन्नई की दूरी जो है वो 2100 किलोमीटर है। बेंगलुरु से चेन्नई की दूरी कितनी है, तो आप लोग कहेंगे 2100 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जब समय बराबर होता है तो जो उनकी चाल होती है, जो रेशो चाल का होगा, जो रेशो स्पीड का होगा, वही रेशो जो है मेरे दोस्त डिस्टेंस का हो जाएगा। तो इनकी जो डिस्टेंस का रेशो है वो 16 और 19 आ जाएगा। अब ये देखो कि ये कितनी ज्यादा दूरी तय कर रही है, तो आप 3 कहेंगे और उसने कितनी कहा है, 180 कहा है। तो 1 बराबर 60 हो जाएगा। एक भाई पूछ रहा है सर टाइम इक्वल कहां दिया है। मेरे दोस्त जब दोनों समान समय पर चली हैं तो यहां अगर दोनों मिलेंगी तो जितनी देर में ये यहां से यहां आई होगी उतनी ही देर में ये यहां से यहां आएगी या नहीं, दिया नहीं है लेकिन इक्वल है। अगर दोनों ठीक 8 बजे एक समय पर चली हैं और 10:30 बजे दोनों मिलती हैं तो ये भी 8 से 10:30 तक 2.5 घंटे का समय लेगी और ये भी 8 से 10:30 तक 2.5 घंटे का ही समय लेगी। समय तो बराबर होगा या नहीं। चलिए 3 कहां से आया, इसने 16 यूनिट दूरी तय की, इसने 19 यूनिट दूरी तय की। कितनी फालतू तय की, तो 3 यूनिट। उसने कितनी कहा है, 180 यूनिट। तो 1 बराबर कितना, 60। तो टोटल दूरी बराबर यानी 35 बराबर कितना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक बेहतरीन क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछा गया क्वेश्चन है, फटाफट किया करो। अभी मैंने बताया ना एक्सपेक्टेशन कभी भी पूरी नहीं हो पाएंगी। एक कह रहा है जी पीडीएफ पहले दिया करो और अगले दिन उन्हें डिस्कस किया करो। चलाओ जितना दिमाग चलाना है। ऐसे ही दिमाग चलाते रहोगे ना तो रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। भाई जैसे करा रहा हूं वैसे कर लो अगर रिजल्ट वास्तव में चाहते हो। अब आप थोड़े दिन दिमाग मत लगाओ, जो टास्क आप लोगों को दिया जा रहा है वो टास्क कर लो। ठीक है, P और Q मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। P और Q मिलकर जो है किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। Q और R जो है उसी काम को बेटा 24 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में, 24 दिन में पूरा करते हैं। जबकि R और P उसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 20 दिन में पूरा करते हैं। तो सबसे पहले आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले इसका इफिशियंसी हम लोग निकाल लेते हैं। 30, 24, 20 से कटने वाली संख्या 120 होती है। 30 चौका 120 होगा, 24 पंजे 120 होगा और 20 छिक्का 120 होगा। अगर मैं यहां पे देखूं तो सारे लोग 2-2 काम कर रहे हैं। 2 ही P काम कर रहे हैं, 2 ही Q काम कर रहे हैं और 2 ही R काम कर रहे हैं। यहां 5, 4, 9 और 6 15 काम हुआ है। तो तीनों मिलके जो है वो एक दिन में 7.5 काम करेंगे। ये बात समझ में आ गई। अब उसने ये कहा है उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया लेकिन 10 दिन बाद Q और R ने काम छोड़ दिया। मेरे दोस्त अगर एक दिन में 7.5 काम करते हैं तीनों तो 10 दिन में क्या इन्होंने 75 काम कर दिया होगा। अगर 75 काम हो चुका है तो बचा कितना होगा, 45 काम अभी बचा हुआ है और Q और R ने काम छोड़ दिया है। Q और R कितना काम करते थे, 5 काम करते थे। अगर Q और R 5 काम करते थे तो पहले 7.5 काम होता था, अब 5 काम छोड़ दिया तो क्या केवल अब P जो है वो एक दिन में 2.5 काम करेगा।
क्योंकि ये क्यू और आर तो बेटा छोड़ चुके हैं भाई, तीनों मिलके 7.5 काम करते थे और क्यू और आर जो है वो 5 काम करते थे। अब 5 काम नहीं होगा तो क्या पी केवल अब 2.5 काम करेगा? तो उसने कहा है पी शेष काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। शेष काम कितना है मेरे दोस्त? 45 है। और P एक दिन में कितना काम करता है? 2.5 काम करता है। मामला ही खत्म है। 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। यानी P अकेला शेष काम को 18 दिन में कर देगा। कितने दिन में कर देगा? तो आप लोगों का जवाब होगा P शेष काम को 18 दिन में बेटा कर देगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, जीडी में पूछा गया है, रेस का वेटेज रहा है, 10 तारीख में पूछा गया क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है। अक्सर हम लोग क्या है, अक्सर हम लोग जो है, हाँ अक्सर हम लोग रेस के क्वेश्चन से घबरा रहे होते हैं और घबरा रहे होते हैं। आधे लोगों ने प्लान कर लिया होगा भाई रेस के क्वेश्चन कौन सा आते हैं, इसीलिए डलवा के लेके आया हूं कि एक छुटकू से एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया है। अगर छुटकू सा एग्जाम पूछ सकता है तो बेटा आपका तो एग्जाम सही है, फिर भी वहां क्यों नहीं, है ना? फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखो मैं इस क्वेश्चन का आज एक ऐसा फंडा बताऊंगा कि आप जीवन भर उस क्वेश्चन को नहीं भूलेंगे और हमेशा इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना? देखिए थोड़ा ध्यान से, 1000 मीटर की एक रेखिक दौड़ में सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया। बेटा बस यहां तक का क्वेश्चन पढ़ो, यहां तक आपको दो चीज समझ में आई, एक तो दौड़ में है सलोनी, ठीक है, और एक है दौड़ में श्वेता। ठीक है भाई, 1000 मीटर की एक दौड़ होती है और सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हरा दिया है। तो अगर सलोनी ने श्वेता को, अगर सलोनी तो पूरा 1000 मीटर ही दौड़ी होगी लेकिन ये 100 मीटर पीछे रह गई होगी, तो श्वेता जो है उस रेस में 900 मीटर दौड़ी होगी, तभी तो 100 मीटर से हराया होगा। भाई दौड़ कितनी है? 1000 मीटर की है। श्वेता ने, सलोनी ने हराया है तो सलोनी ने पूरी रेस कंप्लीट की है और ये श्वेता जो है ये 100 मीटर पीछे रह गई है। अब आगे आते हैं, जबकि श्वेता ने सोनम, ओहो एक और आ चुकी है, सोनम आ चुकी है, जबकि श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया। श्वेता अगर 1000 मीटर दौड़ती है तो श्वेता 150 मीटर से हार जाती है, यानी उस केस में श्वेता 850 मीटर दौड़ती है। हार गई क्या 150 मीटर से? अब रेशो निकाल लो। सबसे पहला काम होता है बेटा तीनों का रेशो निकालना, तो एक बार निकालो ना। आप कहेंगे जी रेशो कैसे निकलेगा, हम बताएंगे बेटा कैसे निकलेगा। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाओ, यहां 1 जीरो से 1 जीरो उड़ाओ, 5 से काटोगे 20 बार कटेगा, 5 से काटोगे 17 बार कटेगा। पड़ोसी वाला नियम आपको याद होगा, ये जगह खाली है इसके पड़ोसी से भर दो, 9 लिख दो, ये जगह खाली है इसके पड़ोसी से भर दो, 20 लिख दो। 20 धाई अगर ये 200 मीटर दौड़ती है तो बेटा श्वेता जो है 180 मीटर दौड़ेगी और सलोनी जो है 153 मीटर, 17 निम्मा 153 मीटर दौड़ेगी। आपके पास रेशो आ चुका है। उसने कहा उसी दौड़ में सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया। हटाओ ना श्वेता को, जब श्वेता का कोई मतलब नहीं है तो रखे क्यों। उसने कहा है सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया। जब सलोनी 200 मीटर दौड़ती है तो सोनम 153 मीटर दौड़ती है, यानी कि मेरे दोस्त 47 मीटर से हरा देती है 200 मीटर की रेस में। तो बेटा रेस तो 1000 मीटर की है, यानी कि अगर 200 मीटर में वो 47 मीटर से हरा रही है तो 1000 मीटर में कितना, 200 से 1000 कैसे बनेगा, 5 की गुणा करने पर बनेगा 1000। तो बेटा 47 मीटर में भी 5 की गुणा कर दो, यानी कि वो कितने मीटर से हरा देगी, तो आप कहेंगे 235 मीटर से हरा देगी। कितने मीटर से हरा देगी? 235 मीटर से। दोबारा फिर से समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और अगर एक दिन में एक प्यारा क्वेश्चन आपने सीख लिया ना तो ये मान के चलिए बेटा 15 ही तो क्वेश्चन है। कैसा भी क्वेश्चन वो दे दे आपसे क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, लेकिन दिमाग की बत्ती को बेटा सेट करना होगा कि हमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हमें अच्छे क्वेश्चन, हमें लेंदी क्वेश्चन भी सॉल्व करने, है ना। उस मेंटेलिटी को थोड़ा सा चेंज करना होगा। सलोनी जब 1000 मीटर दौड़ती है तो 100 मीटर से हरा देती है, 900 मीटर ये दौड़ेगी। श्वेता 1000 मीटर दौड़ती है तो 150 मीटर से हरा देती है, 850 दौड़ेगी। मैंने इन दोनों का रेशो निकाल लिया, इन दोनों का रेशो। अब तीनों का एक साथ निकालना है तो ये पड़ोसी, इसका पड़ोसी 9 भर दिया,
इसका पड़ोसी ये है, 20 भर दिया, रेशो निकाला तो ये रेशो आ गया। यानी अगर ये 200 मीटर दौड़ेगी तो 153 मीटर दौड़ेगी। मुझे 1000 मीटर की दौड़ करनी है ना, तो बेटा जब 200 मीटर में 47 मीटर से हरा रही है तो 200 से 1000 कैसे बनेगा, 5 की गुणा करके। यानी 5 बार 47 में भी 5 बार गुणा कर दो तो 1000 मीटर की दौड़ में 235 मीटर से हरा देगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये कहां पूछा गया है, जीडी में आप लोगों से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से, ये सीपीओ 2022 का क्वेश्चन है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन है, फटाफट से बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने ये कहा है वह सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है जिससे 554, 714 और 213, 554 दिया हुआ है बेटा, 714 दिया हुआ है और 213 को विभाजित करने पर शेषफल जो है ये बचने चाहिए। यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या मुझे बतानी है, जब मैं इन तीनों को विभाजित करूं तो शेषफल ये बचना चाहिए। हटाओ ना शेषफल को, हटाओ शेषफल को। अगर ये शेषफल ना होता, अगर ये शेषफल ना होता तो क्या ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती? अगर ये शेषफल ना बचता, अगर ये शेषफल ना बचता बेटा तो क्या ये संख्या जो है वो पूरी की पूरी डिवाइड हो रही होती? अगर ये शेषफल यहां ना बचता तो क्या ये संख्या जो है वो पूरी की पूरी डिवाइड हो रही होती? 13 में से 7 गए 6 बचेगा, 10 में से 6 गए 4 बचेगा, 146 हो जाएगा। यानी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकाल लो, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकाल लो जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो देख लो ना कौन सा ऑप्शन कर रहा है। क्या 95 से ये विभाजित होगा? नहीं होगा। क्या 83 दूनी 176 होते हैं? नहीं होगा। 71 दूनी 142 होते हैं? नहीं होगा। लेकिन 73 दूनी 146 होते हैं। तो भाई साहब यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 73 मेरी वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन तीनों को पूरा पूरा विभाजित करेगी, और अगर ये पूरा पूरा विभाजित कर रही है तो इनको विभाजित करने पर इतना शेषफल छोड़ेगी। उस शेषफल को ही हटा दो। अगर उसने 73 यहां बोला है भाई साहब 43 शेषफल बचना चाहिए, तो हटाओ ना 43 को, 43 हटा दिया तो बेटा ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा। यहां वो कह रहे हैं 57 शेषफल बचना चाहिए, तो हटाओ ना उस 57 को, ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा। अगर 67 शेषफल कहता है तो हटाओ ना उस 67 को, यहां ये 146 शेषफल बच रहा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, जीडी 11 जनवरी 2023 में आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एक शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने है बेटा, जल्दी से बताएंगे। हाँ, धीरे धीरे सीखोगे। आज तीसरा ही तो प्रैक्टिस सेट है, 50 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और 50 प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा उन्हें करने के बाद कि अब कुछ नया क्वेश्चन बन सकता है, अब कुछ नया क्वेश्चन बन सकता है ना। आप लोग निश्चिंत रहिए। पहले वाले PYQ करने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं, तो पहले वाली सीरीज कर लो, पूरी की पूरी कराई हुई है, PYQ खत्म कर दो। अगर बेसिक पढ़ना है, पहले चैप्टर पढ़ना है, तो परिश्रम बैच ले लो। परिश्रम बैच में बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है। जिनको भी मुझसे पढ़ना है ना, वो अलग अलग हो सकती हैं, फरमाइश अलग अलग हो सकती है बेटा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको भी मुझसे पढ़ना है, परिश्रम बैच में मैंने ही मैथ पढ़ाया है ना, तो आप वहां से कर सकते हैं। जब दूसरा बैच आएगा तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो सारी चीज आपके पास है। अब नए क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं, जो भी करंट में क्वेश्चन हुए हैं, जो करंट में एग्जाम हुए हैं, उनके क्वेश्चंस बेटा आप लोगों के सामने हैं। ठीक है, देखिए, प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि से एक महिला 200 रुपए में 5 किलो कम खरीद सकती है, तो प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा? मेरे दोस्त, यहां पे मैं आप लोगों को पहले मेथड से बता देता हूं और फिर मैं आप लोगों को फॉर्मूले से भी बता दूंगा। सबसे पहले मूल्य का रेशो बता दो। अगर 25% रेट बढ़ा है तो 25% रेट बढ़ने का मतलब क्या है? क्या रेट पहले 4 होगा तो 1 बढ़ के 5 हो गया होगा?
भाई 25% रेट का मतलब है अगर पहले 4 रहा होगा तो अब 5 हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त अगर मैं खपत की बात करता हूं, खपत की बात करता हूं, तो खपत जो होती है, कंजप्शन जो होता है, वो मूल्य का उल्टा होता है। यानी पहले अगर 5 इस्तेमाल करते होंगे तो अब 4 इस्तेमाल करेंगे। कितना कम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप कहेंगे 1 कम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने कहा है 5 किलो कम खरीद सकते हैं, तो क्या 1 की वैल्यू 5 दी हुई है? अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी पहले 25 किलो खरीद सकते थे, 4 की वैल्यू अब 20 किलो खरीदेंगे, हो गई 5 किलो कम। पहले जो थी वो 25 किलो हम लोगों की खपत थी, अब जो है वो 20 किलो खपत है। उसने पहले वाला अगर मूल्य पूछा होता, 200 रुपए का लेन देन हो रहा है, 200 रुपए में पहले 25 किलो प्याज आती थी, तो पहले वाला मूल्य ये हो गया। और 200 रुपए में अब 20 किलो प्याज आती हैं, तो अब वाला मूल्य बेटा ये हो गया। अगर पहले वाला मूल्य पूछा जाएगा तो 8 रुपए किलो प्याज थी, और अगर अब वाला मूल्य पूछा जाएगा तो अब 10 रुपए किलो प्याज है। पहले 8 रुपए किलो प्याज थी और अब जो है वो 10 रुपए किलो प्याज है। उसने अब वाला मूल्य पूछा है, तो कंफ्यूज मत होना। 8 देखो, 8 ही आंसर मार दो, बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। उसने बढ़ा हुआ मूल्य यानी वो ताजा मूल्य आपसे पूछना चाह रहा है, तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब जो है वो 10 रुपए प्रति किलो हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 एक बार बताएंगे सभी दोस्त। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 25 कहां से आया? बेटा ये देखो ना, 1 बराबर 5 है तो 5 बराबर 25 हो जाएगा, और 4 बराबर 20 हो जाएगा। ठीक है। सर मेरे से आंसर लाने में टाइम लगता है। राजा आंसर आ तो रहा है, आंसर अभी आ रहा है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। बेटा सबसे पहला टास्क ही आंसर लाना होता है, सबसे पहला टास्क ही आंसर लाना होता है। कोशिश करो सबसे पहले धीरे धीरे, मतलब ये कोशिश करो कि आंसर आए चाहे टाइम कितना भी लगे। ठीक है, वो धीरे धीरे अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी। क्वेश्चन का जवाब देंगे, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? ट्रिक सुन लो, डायरेक्टली ट्रिक है। जब भी आप लोगों से बढ़ा हुआ या घटा हुआ मूल्य पूछा जाए, ताजा मूल्य आप लोगों से पूछा जाए, तो क्वेश्चन के अंदर लेन देन कितने रुपए का हुआ है? 200 रुपए का लेन देन हुआ है। कितने परसेंट बढ़ी या घटी कीमत? तो 25% घट बढ़ी है कीमत। यहां ताजा मूल्य के केस में हमेशा 100 होता है। कितने किलो कम या ज्यादा? 5 किलो कम या ज्यादा। 100 दूनी 200 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, तो ये ताजा मूल्य का कीमत आ जाएगी। ये आ जाएगी बेटा ताजा मूल्य की कीमत। ताजा मूल्य जो रहेगा यानी कि बढ़ा हुआ मूल्य जो रहेगा वो 10 रहेगा। ठीक है, चलिए फटाफट मुझे बताइए इसका क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? रॉबिन किसी दूरी का 1/4 भाग जो है, रॉबिन किसी दूरी का 1/4 भाग जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अगला 1/4 भाग जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और शेष भाग जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो संपूर्ण दूरी के लिए रॉबिन की औसत चाल क्या है? कल भी कहा था एग्जाम ही नहीं बना जो औसत चाल के बिना आ जाए। एग्जाम ही नहीं बना है बेटा जो औसत चाल के बिना पूछ ले। औसत चाल अब इस टाइप जो है वो ट्रेंडिंग में बना हुआ है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप लोगों ने इसका एलसीएम लिया, सबसे पहले इनसे डिवाइड करना होगा, तो 20, 10 और 80 का एलसीएम कितना आएगा? आप कहेंगे 80 आएगा। ठीक है, तो 1/4 दूरी निकालनी है, तो 80 चौक आपने टोटल दूरी जो है वो 320 मान ली। आपने टोटल दूरी कितनी मान ली? 320 मान ली, क्योंकि 1/4 दूरी करनी है। अगर इनका एलसीएम 80 आ रहा है तो 1/4 4 बार तब कटेगा, पहले 4 से गुणा कर लो। वैल्यू आप कुछ भी मान सकते हो बेटा। अब देखना, ध्यान से समझना, मैंने 320 किलोमीटर दूरी मान ली। उसने कहा रॉबिन किसी दूरी का 1/4, जब मैं इसका 1/4 निकालूंगा तो क्या 80 किलोमीटर आएगा? 80 किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय करता है? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। बहुत शानदार। आगे देखिए, अगला 1/4 भी 80 किलोमीटर बैठेगा। वो कितने की चाल से तय कर रहा है? वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है। बहुत शानदार।
आगे क्या कहा है, और शेष भाग 80 और 80 160 हो गया, 160 बचा है शेष भाग, वो कितने की चाल से तय करता है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो औसत चाल आप लोगों से पूछी गई, 80 हो सकता है बेटा, उससे थोड़ा सा फ्रैक्शन में आ जाएगी, 1/4 भी तो निकालिए, 4 से और कटना चाहिए, तो पहले ही 4 की मल्टीप्लाई करके वैल्यू मान लो। ठीक है भाई, चलिए अब देखो एवरेज स्पीड यानी औसत चाल, कुल दूरी कितनी है 320 है, अपॉन कुल समय, दूरी बटे चाल यहां 4 घंटे लगेंगे, दूरी बटे चाल यहां 8 घंटे लगेंगे, और दूरी बटे चाल यहां 2 घंटे लगने वाले हैं, लगेंगे या नहीं। 8 और 4 12 और 2 14 हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 160 बार कटेगा, 2 से काटोगे तो 7 बार, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, 22.85 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, 22.86 इस क्वेश्चन का जवाब। मानने को तो 100 भी मान सकते हो, लेकिन बेटा वो फ्रैक्शन में आएगी वैल्यू, फिर कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। पहले ही ऐसी वैल्यू मान लो ना जब आपको पता है दूरी को चाल से डिवाइड करना है, तभी समय आएगा। तो इनसे डिवाइड होने वाली संख्या 80 है, तो 80 तो आपको माननी ही माननी है। फिर उस दूरी का 1/4 भी निकालना है, तो पहले ही 4 की मल्टीप्लाई करके मान लो, क्वेश्चन आसान बन जाएगा। 320 दूरी मानने में कौन सा परहेज है, 160 मान लो, उससे भी आंसर आएगा। 5 मान लो, 6 मान लो, 10 मान लो, 20 मान लो, कुछ भी मान लो, आंसर तो सबसे आएगा। लेकिन मैं बता रहा हूं जो आसान वैल्यू माननी है, जिससे आंसर जो है वो बिना कुछ करे आ जाएगा, ऐसी वैल्यू 320 होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट बताइए। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया हुआ है, 11 जनवरी 2023 में आप लोगों से पूछा गया है। 11 जनवरी 160 कहां से आया बेटा, उसने शेष दूरी, जब यहां 80 और 80 160 कवर हो गई, टोटल दूरी 320 है, 320 में से 160 जाएगी तो 160 ही तो शेष बचेगी। चलिए क्वेश्चन को पढ़ा करो पहले आराम से, है ना, फटाफट बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल शानदार जवाब। एक कंपनी 3 प्रकार की क्रमिक छूट प्रदान करती है। प्रथम ऑफर 25% और 5%, दूसरा ऑफर 20% और 10%, तीसरा ऑफर 15% और 15%। ग्राहक के लिए कौन सा ऑफर सबसे बेस्ट है, कौन सा ऑफर जो सबसे ज्यादा छूट देगा वही सबसे बेस्ट रहेगा ग्राहक के लिए। ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं मेरे साथी, हम पहले इनको जोड़ते हैं। 25 और 5 की 2 छूट दी गई हैं, जोड़ के 30 आएगा। 20 और 10 की 2 छूट दी गई हैं, जोड़ के 30 आएगा। 15 और 15 की 2 छूट दी गई हैं, जोड़ के 30 आएगा। जब जुड़ने के बाद बराबर आ जाए तो आप गुणा कर दो, 25 पंजे 125 होगा, 20 ढाई 200 हो जाएगा, और 15 15 225 हो जाएगा। जो गुणा होके सबसे कम आएगा वही ग्राहक के लिए बेस्ट रहेगा, वही ग्राहक के लिए बेस्ट रहेगा। जो गुणा होने के बाद सबसे कम आएगा वही ग्राहक के लिए बेस्ट रहेगा। और अगर दुकानदार के लिए बेस्ट पूछा जाए तो जो गुणा करके सबसे ज्यादा आएगा, जो गुणा करके सबसे ज्यादा आएगा वही दुकानदार के लिए यानी विक्रेता के लिए बेस्ट रहेगा। याद रखना, अगर वो पूछे कि ग्राहक के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, तो जो गुणा करके सबसे कम आएगा वो ग्राहक के लिए बेस्ट रहेगा, और जो गुणा करके सबसे ज्यादा आएगा वो बच्चा दुकानदार के लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, बहुत शानदार। तो उसने कहा होगा प्रथम ऑफर जो है वो सबसे शानदार रहने वाला है ग्राहक के लिए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12, छुटकू सा क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया है, लेकिन भाई साहब ये क्वेश्चन पहले कभी सीजीएल मेंस में भी पूछा जा चुका है, केवल वैल्यूज का अंतर है। आप लोग देखो, अगर आपने कभी देखा हो तो ऐसा बेहतरीन क्वेश्चन सीजीएल मेंस में पूछा जा चुका है, यानी मेंस में पूछा जाने के बाद अब एसएससी जीडी में पूछा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जनरल क्वेश्चन है, इनका आगमन इनका बच्चे कहीं भी हो सकता है। ठीक है, फटाफट बताइए। समतुल्य बट्टे से ही किया है ना सुहेल, समतुल्य बट्टे से ही मैंने गुणा करके जो घटेगा कम वही सबसे ज्यादा ग्राहक के लिए बेस्ट रहेगा। फटाफट बताएंगे क्या होगा। देखो अब समझो, ये होता है समतुल्य बट्टा निकालने का फॉर्मूला, ये होता है समतुल्य बट्टा निकालने का फॉर्मूला। तो बेटा ये तो सेम है सबके लिए, तो जुड़ने के बाद 30 ही आ रही है। जितना इसमें से कम घटेगा उतनी ही बड़ी वैल्यू आएगी। सबसे कम ये घटेगा 1.25,
तो यहां जो आएगा वो 28.75 आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा यही आने वाला है। अगर छूट सबसे ज्यादा मिलेगी तो ग्राहक का ही तो फायदा होगा, इसलिए मैंने समतुल्य बट्टे से निकाला जिसकी वैल्यू गुणा करने के बाद सबसे कम आएगी। जितना कम घटेगा उतनी ही बड़ी वैल्यू आएगी, तो ग्राहक के लिए उतना ही फायदेमंद होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? लाइक तो आप करेंगे नहीं, लाइक तो आप करेंगे नहीं, क्योंकि मन ही नहीं आपका लाइक करने का। चलो और मेहनत की जाएगी आपके लाइक कराने के लिए। 4 अभाज्य संख्या आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। अभाज्य संख्या जो या तो 1 से कटती हैं या फिर स्वयं से कटती हैं, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं, दूसरा केस में क्यों मिलेगा? 20 और 10 की गुणा करके 200 घटेगा बेटा, 2 घटेगा, 30 में से 2 गया तो 28% की छूट मिलेगी। 28 ज्यादा छूट है, 28.75 ज्यादा है, मतलब कैसी बात कर रहे हो? चलिए, तो 4 अभाज्य संख्याएं हैं। 4 अभाज्य संख्याएं बेटा ये मैंने मान ली हैं, ये किसी से नहीं कटती, या तो स्वयं से या 1 से। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल जो है, प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल जो है वो 255 दिया हुआ है, और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल, अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल जो है वो बेटा 1955 दिया हुआ है। तो आप लोग ऐसे केस में हमेशा आपको डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करोगे तो BC से BC कट जाएगा, तो यहां A/D जो है वो कितना आ जाएगा? 5 से काटोगे 51 बार कटेगा, 5 तिया 15, 5 नाम 45, 5 एकम 5, 17 तिया 51, 17 से काटोगे 17 दूनी 34, 17 तिया 51, यानी पहली संख्या जो है वो 3 आ जाएगी और दूसरी संख्या जो है वो 23 आ जाएगी। पहली संख्या जो है वो 3 आ जाएगी, दूसरी संख्या जो है वो 23। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3, उससे सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 23। तो उसने कहा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताओ, तो सवाल जो है वो 23 हो जाएगा। सवाल का जवाब जो है वो 23 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने है, फटाफट से बताइए बेटा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए, एक कह रहा है जी मेरी एज यूपी पुलिस में खत्म हो गई है, तो यूपी पुलिस वाला प्रैक्टिस सेट तो मैं ले नहीं सकता, तो इस बैच में जो है वो दिल्ली पुलिस में दीपक भाटी सर को ले आई है। मेरे दोस्त दीपक भाटी सर का एज खत्म हो गई है, तो फॉर्म ही तो नहीं भर सकते यूपी पुलिस का, पढ़ तो सकते हो ना। वो कोई ऐसे क्वेश्चन थोड़ी है ना यूपी पुलिस के लिए ही सेट है या दिए हुए हैं कि यूपी पुलिस में ही आएंगे वो क्वेश्चन। भाई जिसका मेथड समझ में आ रहा है आप वहां जाके पढ़ लो, वो भी सेम पढ़ा रहे हैं, मैं भी सेम पढ़ा रहा हूं। मेथड दोनों का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट नहीं होंगे। क्वेश्चन दोनों का पैटर्न जो है वो यही मिलने वाला है ना। ये मन का भ्रम है, निकाल दोगे तो बेहतर रहेगा, नहीं निकाल रहे हो तो मत निकालो, आपकी मर्जी है। लेकिन उनका भी प्रैक्टिस सेट जो है वो 8 बजे से चालू हो जाएगा। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल शानदार जवाब। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य जो है वो 640 रुपए है, यानी कि मार्केट प्राइस जो है वो 640 रुपए है। एक खुदरा विक्रेता इसके लिए इतने का भुगतान करता है, ठीक है। यदि इसे 10% की क्रमिक छूट मिली है तो 10% और X%, बेटा यहां थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहां कर देना 10% और X% की क्रमिक छूट मिली है, तो X का मान ज्ञात कीजिए कि X का मान कितना होगा। अब देखना, थोड़ा सा समझना बेटा, पहला अंकित मूल्य कितना है? 640 है। पहली छूट 10% की मिली है, तो क्या 90% पर वस्तु बेची गई होगी? 90% पर वस्तु बेची गई होगी। 9 चौक 36 को 6 हासिल 3, 9 छिक्का 54 और 3 57, यानी अगर पहली छूट के बाद वस्तु बेची जाती तो केवल 576 की वस्तु बेची जाती। अगर पहली छूट के बाद वस्तु बेची जाती तो वो 576 की केवल वस्तु बेच रहा होता। लेकिन भाई साहब उसने तो दूसरी छूट भी दी हुई है, दूसरी छूट दी हुई है, तो दूसरी छूट के बाद वस्तु इतने की है, यानी कि बेटा इस पे कितने की छूट दे दूं, इस पे कितने की छूट दे दूं कि वस्तु इतने की बिच जाए। तो आप कहोगे जी पहले छूट निकालो, घटाओ पहले, तो 0 में से 0, 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा,
यहां क्या बच जाएगा 5, 15 में से 9 गए तो 6 बचेगा, यहां 6 बचेगा, 16 में से 8 गए, यानी आपको 86 रुपए 40 पैसे की और छूट देनी पड़ेगी। 86 रुपए 40 पैसे की और छूट देनी पड़ेगी। कितने पर? 576 पर देनी पड़ेगी। तो 100 पर कितना? क्या ये दूसरा छूट प्रतिशत आ जाएगा? क्या ये दूसरा छूट प्रतिशत आ जाएगा? बेटा पॉइंट हटाओगे, जीरो बढ़ाओगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। 4 दूनी 8 होगा, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 36 छिक्का 216, 36 चौक जो होते हैं वो 144 होते हैं। 2 तिया 6 होंगे, 2 दूनी 4 होंगे, 2 पंजे 10 होगा, यानी दूसरी छूट जो है 5 तिया 15% की देनी होगी। दूसरी छूट जो है वो 15% की मेरे दोस्त देनी होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट मुझे बताइए, जीडी में ही आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? हाँ देखो, अमन, राम और कपिल एक कार्य को, एक अमन है मेरे दोस्त, एक राम है और एक कौन है? कपिल है। एक कार्य को क्रम से 68 दिन में करते हैं। ये 68 दिन में करता है, ये 51 दिन में करता है और ये 17 दिन में करता है। कपिल जो है 17 दिन में। तो सबसे पहले मेरे दोस्त इनसे डिवाइड होने वाला संख्या निकाल लो। तो 17 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, एलसीएम 17 एकम 17, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 4 तिया 12, 7 84 को 4 हासिल 8, 12 एकम 12 और 8 20, यानी इसका एलसीएम जो है वो 204 आने वाला है। ठीक है, इसका एलसीएम जो है वो 204 आने वाला है। ठीक है, अगर 204 काम 68 दिन में तो एक दिन में 3 काम, 204 काम 51 दिन में तो एक दिन में 4 काम, और 204 काम 17 दिन में तो यहां क्या हो जाएगा 17 एकम 17, ये 12 काम आ जाएगा। ठीक है, तो एक दिन में ये 12 काम करे। अब सुनना ध्यान से, यदि बारी बारी से एक एक दिन इस प्रकार कार्य करते हैं कि अमन पहले दिन कार्य करता है, अमन, राम दूसरे दिन कार्य करता है, कपिल तीसरे दिन कार्य करता है, और फिर अमन चौथे दिन कार्य करता है, और यह क्रम इस प्रकार जारी रहता है। यानी पहले दिन अमन ने काम किया होगा तो 3 काम, दूसरे दिन राम ने कार्य किया होगा तो 4 काम, और तीसरे दिन कपिल ने कार्य किया होगा तो 12 काम किया होगा। ठीक है, 12 और 4 16 और 3 19 काम होता है। बेटा दिन कितने लगते हैं? 3 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 3 दिन लगते हैं। ये बात समझ में आ गई? 19 काम होता है और दिन लगते हैं 3। अब मुझे 50% काम निकालना है, तो इसका 50% यानी इसका आधा, इसका आधा यानी 102 का मुझे हिसाब किताब करना है। तो बेटा अगर मैं यहां 5 की गुणा कर दूं, 5 की गुणा क्यों? या तो 102 कटना चाहिए या उससे कम, तो 95 काम जो है वो कितने दिन में हो जाएगा? 5 की गुणा इधर कर दो, 95 काम पूरा होने में 15 दिन का समय लगेगा। जैसे ही 16वें दिन आया होगा, नंबर इसका आया होगा, इसने 3 काम किया होगा तो 98 काम हो गया होगा, दिन हो चुके हैं 16 दिन। जैसे ही 17वां दिन का नंबर आया होगा, इसने 4 काम किया होगा, और अगर ये 4 काम कर देगा तो 102 काम हो चुका होगा और दिन लगेंगे बच्चा 17, और आधा काम ही 102 है। तो सवाल का जवाब जो है वो 17 दिन आ जाएगा। सवाल का जवाब जो है वो 17 दिन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक यही क्वेश्चन था जो बेटा गलत भी दिया हुआ था, एक यही क्वेश्चन था जो गलत भी दिया हुआ था, जो मतलब आंसर की में गलत आया था। इस पर हम लोगों को ऑब्जेक्शन करना था। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15 आज का लास्ट क्वेश्चन। फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने ये कहा है, क्वेश्चन ने ये कहा है 2 वर्ष पहले जमा की गई 2 वर्ष पहले जमा की गई 10,500 की राशि पहले वर्ष के दौरान 10% वार्षिक और दूसरे वर्ष के दौरान 12% वार्षिक ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी? तो पहले 2 साल का समतुल्य रेट निकाल लो बेटा, इक्विवेलेंट रेट निकाल लो। तो इक्विवेलेंट रेट कैसे निकालते हैं? हम लोग रामबाण फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, रेशो से भी कर सकते हैं। वैसे तो पहले साल 10% है, दूसरे साल 12% है, दोनों की गुणा करेंगे तो 120/100 आ जाएगा।
1.2, 12 और 10 22, 22 में 1.2 जोड़ेंगे तो टोटल ब्याज जो है वो इतना लगा होगा। टोटल ब्याज कितना लगा होगा? इतना लगा होगा। यानी कि अगर 10,500 का इतना निकाल दूंगा तो वो ब्याज आ जाएगा, और उस ब्याज को इसमें जोड़ दूंगा तो राशि आ जाएगी। क्यों ना मैं डायरेक्टली इसका 123.2% निकाल दूं। 123.2% डायरेक्टली निकाल दो भाई। 100% तो मूलधन होता है, तो 23.2% ब्याज लेना है, तो 100 में 23.2% जोड़ दिया तो टोटल राशि का 123.2% निकाल दूंगा। तो क्या ये मेरा मिश्रधन निकल के आ जाएगा? पॉइंट हटाइए, एक जीरो बढ़ाइए, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 21 छिक्का 126 को 6 हासिल लगे 12, 21 एकम 21 और 12 33 को 3 हासिल लगे ऑप्शन नंबर थर्ड। बेटा मैच कर लो बाद की 2 डिजिट, मैच कर लो बाद की 2 डिजिट। इसका जो मिश्रधन आया होगा वो 12,936 आया होगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का, सीपीओ 2022 में आप लोगों से पूछा गया है। सीपीओ 2022 में आप लोगों से पूछा गया है। बस मैं आप लोगों से इतना कहूंगा बेटा कि हो सकता है कि किसी को मेथड समझ में आता हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जो दीपक भाटी सर का जिनको मेथड समझ में आता है और उनको यहां दिक्कत हो रही हो। स्वाभाविक है वो दिक्कत का होना। तो बेटा वो 2-3 दिन 4 दिन या मैक्सिमम 1 वीक के बाद जो है वो 8 बजे ही अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे होंगे। तो आप दिक्कत समस्या बिल्कुल भी मत लो। अब आप कहोगे जी हमें तो दिल्ली पुलिस की तैयारी करनी है, वो यूपी पुलिस का कराएंगे। तो बेटा सिलेबस जो है वो लगभग सेम है, लगभग सेम है। क्वेश्चन का पैटर्न वही रहने वाला है, क्वेश्चन का तरीका वही रहने वाला है। थोड़ा बहुत हाँ तरीका डिफरेंट हो सकता है दोनों का। तो आप बिल्कुल परेशान आप लोगों को होने की जरूरत नहीं है, मैं तो यही कहूंगा। बाकी आप अगर अब भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो बिल्कुल छोड़ सकते हैं, इस प्रैक्टिस सेट को बिल्कुल छोड़ सकते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप लोग मेरा सजेशन पूछोगे कि आपका सजेशन क्या है हमारी पेपर को लेकर, हमारे एग्जाम को लेकर, तो मेरा सजेशन ये है कि बेटा ये केवल मन का भ्रम होता है कि हम मतलब वहां कर लेंगे, ये कर लेंगे, वहां जो करना मतलब यहां भी कर लोगे ना तो मेथड सेम मिलने वाला है। मैंने बहुत जगह देखा है उनका और मेरा मेथड जो है वो लगभग सेम होता है। ठीक है, बस ये केवल हम लोग मेंटेलिटी सेट कर लेते हैं। कुछ बच्चे वहां जाके बोलेंगे जी हमें राहुल सर का करना है, यूपी पुलिस में राहुल सर को लाओ। आपको जो चीजें मिल रही होती हैं वो बेस्ट मिल रही होती हैं। अपना केवल क्वेश्चन पे निगाह जमाया करो कि क्वेश्चन कैसे करना है हम लोगों को सोल्व। ये होता है कि सिलेक्शन के लेने का तरीका है ना। मानते हो या नहीं मानते? ऐसा थोड़ी ना जो पहले नंबर पे मैथ का टीचर सारे बच्चे उसी के सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके भी बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते भाई? पढ़ाते तो वो सबको एक जैसा है, फिर क्यों नहीं होते? कमी है बेटा आप लोगों की, है ना। मेहनत आप लोगों की, ये डिसाइड आप लोगों पर करता है कि सिलेक्शन कहां किसका होना है, कैसे होना है। आप मेहनत कम करो, चाहे टीचर कितना ही जोर लगा ले, कैसा भी पढ़ा ले, सिलेक्शन नहीं होने वाला। ठीक है, तो मैं बस यही कहूंगा कि मन लगा के पढ़िए और एक बेटर स्ट्रेटजी बनाइए, जो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो वैसी स्ट्रेटजी आप लोग बनाइए, है ना। चलिए फिर मिलते हैं कल एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ। ओके, टाटा बाय बाय।